गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशन में बेटा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक चर्चित टॉपिक है जिसका नाम है स्वेज नहर संकट 1956। आपको ये पता होगा कि स्वेज नहर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हम बताएंगे, एहसास होगा और इससे जुड़ी बहुत सारी नई बातें भी आप सीखेंगे। टॉपिक का नाम है स्वेज नहर संकट 1956 यानी 1956। स्वेज नहर संकट क्या था, क्या संकट आए थी, ये पूरे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि स्वेज नहर संकट क्या थी और उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें क्या थीं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग प्रारंभ करें इस टॉपिक को जिसका नाम है स्वेज नहर संकट 1956। स्वेज नहर संकट 1956। आपको हम बताएंगे, स्वेज नहर का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या संकट आए थी ये आपको पता चल जाएगा। आपको वो जानने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें हम लोग जाने कि स्वेज नहर कहाँ पर है, किसको किसको जोड़ती हैं, ये सारी बातें क्यों बनाई गई, ये प्राकृतिक हैं कि कृत्रिम हैं, ये भी जानना है आपको। तो ये आपको हम एहसास कराएंगे, तब आपको हम इसकी कहानी बताएंगे। आपको चलें हम लोग देखें कि स्वेज नहर है कहाँ पर। आपको कई तरह से हम बता रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फिगर देख रहे हैं आप कि वर्ल्ड मैप है, ये सबको पता है, वर्ल्ड मैप है बेटा आपका। और ऐसे आप लोग अवगत हैं, ये आपको तो बार बार बोलते हैं बेटा कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये जानते हैं आप। और ये सबको पता है कि नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये सबको पता है। ये आपको अफ्रीका है और सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया है। और आपको हम यहाँ भी बताए थे कि बेटा यहाँ पर एक यूराल पर्वत है, इसके इधर पूरा एशिया कहलाता है। हालांकि यूरेशिया का क्षेत्र है, इधर एशिया है और इधर यूरोप है। तो सभी कंटिनेंट यानी महादेश के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले से बताते आ रहे हैं आपको हम। ये क्लियर है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये आपको दक्षिण नहीं, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये यूरोप है, सभी महादेश हैं। चलिए पोजीशन को आप समझते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ऐसा हमको लग रहा है। चलिए आप जान गए। अब आपको हम बता रहे हैं बेटा कि स्वेज नहर का पोजीशन कहाँ पर है। तो एक चीज़ देखते होंगे, ऐसे आप सब लोग जानते हैं कि मैप में नीला वाला भाग पानी होता है, वाटर होता है, जल, नीला वाला। तो देख रहे हैं कि नीला यहाँ पर भी है, नीला यहाँ पर भी है। आपको ये बता दें, यहाँ देखिएगा, ये अफ्रीका है, इधर एशिया है बेटा आपका। ये आपको हम बता दें कि अफ्रीका और एशिया गौर से समझेंगे। आपको तो हम जूम करके दिखाएं आपको, ये देखिएगा, ये बेटा ये तो अफ्रीका है और ये आपका है रेड सी, जिसको बोलते हैं लाल सागर। आपको हम बता दें बेटा कि ये जो है आपको, ये जो है रेड सी है, रेड सी को ही बोलते हैं हिंदी में लाल सागर, ये जानते हैं आप लोग। और ये भी आपको क्लियर कर दें बेटा, ये रेड सी है और इधर सबको पता है कि एशिया में ही इंडिया देख रहे यहाँ पर है और इसके नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। तो आपको ये सबको पता है, इसके इधर अरब सागर है, ये सबको पता है। इंडिया के आपको वेस्ट में ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अरब सागर है, अरेबियन सी बोलते हैं इसे, ये बेटा अरब सागर है, सबको पता, अरब सागर। और आप अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एकदम पोजीशन को समझ लीजिए। ये बेटा आपका, ये तो क्लियर है कि लाल सागर हो गया है, लाल सागर। और ये जो देख रहे हैं ये बेटा है भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। ये नीला वाला भाग जो देख रहे हैं, नीला वाला भाग पानी होता है, ये आपको भूमध्य सागर है, ये जान जाइए, ये क्लियर है। आए कौन है? लाल सागर, ये लाल सागर है, क्लियर है। अब देखते होंगे आप, थोड़ा सा हम दिखा दें, ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं लाल सागर, लाल सागर। अब देखिए यही लाल सागर आगे बढ़ते हुए ये मिल जाती है अरेबियन सी में,
यही लाल सागर आप देख रहे हैं कि इधर आगे बढ़ते हुए इधर अरेबियन सी यानी अरब सागर है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, यानी ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भूमध्य सागर है बेटा आपका भूमध्य सागर। तो आपको एक पता चल गया, ये भूमध्य सागर को कह सकते हैं। ऊपर इधर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर से उत्तर में यूरोप है और इसके दक्षिण में अफ्रीका है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि भूमध्य सागर किन दो महादेशों को जोड़ती है। तो बड़ा एक क्लियर हो गया कि इधर यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप और अफ्रीका क्लियर है, क्योंकि ये बीच में, दोनों के बीच में भूमध्य सागर है। तो ये क्लियर हो गया। उसी तरह से पूछेगा बेटा आपका कि क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरह से पूछा गया कि लाल सागर, ये देख रहे हैं कि बीच में जो लाल सागर था, लाल सागर किन दो महादेशों को जोड़ती हैं। तो लाल सागर जोड़ती हैं इधर अफ्रीका, इधर बेटा आपका एशिया है। इधर कौन है? एशिया। ठीक है, तो ये समझ गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं, क्योंकि इधर आपका एशिया है बेटा आपका, ये सब एशिया में आता है। ये तो अफ्रीका है, आपको हम क्लियर कर दें। तो एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है कौन? लाल सागर। और भूमध्य सागर किसको जोड़ती है? अफ्रीका और यूरोप को, क्योंकि दोनों के बीच में है भूमध्य सागर। एक क्लियर पता चल गया होगा आपको। चलिए पोजीशन समझ गए। अब आपको मेन पोजीशन हमको बताना है स्वेज नहर का। चलिए ये आप समझ गए, लाल सागर भूमध्य सागर समझ गए। अब आपका स्वेज नहर के बारे में हमको बताना है कि स्वेज नहर कहाँ पर है। तो आपको हम बता दें बेटा कि देख रहे हैं कि इधर आपको नीला वाला भाग है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर भूमि है। ये दोनों के बीच में कोई रास्ता पहले नहीं था। ये आपको दिखा दें, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। ये जो बेटा आपको ये जो दिखा रहे हैं आपको, अब देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर। ये देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में बंद है। ये बीच में कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बंद है। पहले बंद था, अब तो खुल गया है। वही खोलने के लिए, यही रास्ता बनाने के लिए एक नहर बनाई गई। ध्यान देंगे, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। आपको यही दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए, क्यों जोड़ने के लिए आपको भी बताएंगे। आपको ये स्वेज नहर बना। कौन नहर बना? स्वेज नहर। स्वेज नहर मानवों के द्वारा बनाया गया, ये प्राकृतिक नहीं है, ये आपका आर्टिफिशियल कैनल है। ध्यान देंगे, एक कृत्रिम नहर है। कृत्रिम जानते होंगे, जो आदमी के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? ध्यान देंगे कि ये दोनों को जोड़ने के लिए। क्यों जोड़ने के लिए? जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? जोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको फ़ायदा बहुत सारी हैं कि ये आपको दोनों के बीच जलीय मार्ग प्रदान करेगा। यहाँ भूमध्य सागर से लाल सागर लोग चलाएंगे और लाल सागर से होते हुए अरेबियन सी में आ जाएंगे। अरेबियन सी जब आ जाएंगे तो इंडिया, एशिया में पहुँच जाएंगे, इंडिया पहुँच जाएंगे। आपको ध्यान देंगे, ये सबको पता है, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको हम क्लियर कर दें, देखिएगा। जैसे अभी हम बोल रहे थे आपको, अब समझ हम इसको मिटा दें। मेरा कहना है कि ये जब दोनों के बीच में रास्ता बन जाएंगी, दोनों के बीच में रास्ता बन जाएंगी, तो यहाँ से पानी वाला जहाज़ ये रास्ते लाल सागर चलाएंगी और लाल सागर से होते हुए इधर अरेबियन सी आ जाएंगी। अरेबियन सी, कौन सी? अरेबियन सी। अरेबियन सी के बगल में कौन है? एशिया का पार्ट है, इंडिया भी है। तो आपको ये रास्ता को सुगम बनाने के लिए, रास्ता सुगम क्यों? व्यापार करने के लिए, जान जाएं। रास्ता सुगम क्यों करने के लिए? व्यापार करने के लिए। आपको हम बता दें बेटा कि 18वीं 19वीं सदी में, 18वीं 19वीं सदी का मतलब समझते होंगे आप, यानी 1700 कुछ हो गया 18वीं सदी और 1800 कुछ हो गया 19वीं सदी। 18वीं 19वीं सदी में आपको पता होगा कि कई यूरोपीय देश माने यूरोप के देश, जैसे ब्रिटेन, आपका फ्रांस, पुर्तगाल, ये सारे बहुत सारे यूरोपीय देश दुनिया के कई देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। अपना उपनिवेश समझते होंगे कि उपनिवेश माने उस पर कब्जा जमा लिया था। ध्यान देंगे, वो अपने अधिकार में कर लिया था। क्यों उपनिवेश क्यों बनाते थे लोग? तो उपनिवेश बनाते थे आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए। आपको ये आपको एहसास करा देंगे कि आर्थिक विकास कैसे होगा। लोग उस देश को या उस क्षेत्र को उपनिवेश बनाते थे, उस देश को
जहाँ से इसको प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, बता देंगे वहाँ पर आपको कुछ ऐसे संसाधन होते थे जिसका वहाँ से व्यापार करते थे, अब व्यापार में मुनाफा कमाते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापार लोग क्यों करते हैं, बता देंगे लाभ के उद्देश्य से। लाभ होगा तो आर्थिक विकास होगी, क्योंकि आर्थिक का मतलब धन से है, सबको पता है। तो ये आपको हम बता दें कि सबसे पहले उपनिवेश बनाना जो शुरू किया था यूरोप महादेश के लोगों ने। जैसे यूरोप महादेश में कई देश आ गया आपका, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, पुर्तगाल हो गया, ये सब देशों ने उपनिवेश बनाना शुरू किया। और आपको बता दें, और देश के कई हिस्सों में आप जानते होंगे कि इंडिया का तो उपनिवेश बने हुए किया। अरे गुलाम समझ एक तरह से इंडिया को भी उपनिवेश बनाया, अरे अमेरिका को भी बनाया, उत्तरी अमेरिका को भी बनाया, अफ्रीका को भी बनाया। इस तरह से दुनिया के कई देशों में यूरोप के देशों ने अपना उपनिवेश बनाया। आपको आर्थिक विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए जानेंगे ऐसा उपनिवेश बनाया। मेन आपको उस उपनिवेश बनाने के पश्चात उस देश के साथ व्यापार करता था, और व्यापार में काफ़ी धन कमाता था। धन कमाया तो आर्थिक विकास होगा ही, निश्चित है। तो ये आपको समझ में आ रही होगी कि यूरोप के लोग अपना उपनिवेश क्यों बनाते थे। उपनिवेश लाभ के उद्देश्य से, आर्थिक विकास के उद्देश्य से। तो कहा था कि 18वीं 19वीं सदी में आपको सबसे ज़्यादा उपनिवेश इंग्लैंड के पास था। सबसे ज़्यादा उपनिवेश, जानते हैं कि भारत भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। जानेंगे उत्तरी अमेरिका के कई देश इंग्लैंड के ही उपनिवेश था। अफ्रीका भी इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। जानेंगे सब इंग्लैंड के कब्जे में था। 18वीं 19वीं सदी के आपको ध्यान देंगे, 17वीं 18वीं सदी की बात करें आपको हम ध्यान देंगे, दिमाग रखिएगा। तो ऐसे तो जानते हैं कि धीरे धीरे सब उपनिवेश स्वतंत्र हुए। भारत भी आज़ाद हुआ, किससे? इंग्लैंड से। कब हुआ? 1947 में। उसी तरह से अमेरिका भी स्वतंत्र हुआ। तो सोचिए आप कि जिस देश से इंग्लैंड को फ़ायदा था उसको आज़ाद तो इतना आसानी से नहीं किया होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वो अपना फ़ायदा तो छोड़ता नहीं, लेकिन मजबूर हो गया तो क्या करे। तो कहा जाता है बेटा कि धीरे धीरे इंग्लैंड के उपनिवेश कमते जा रहे थे, बता देंगे, क्योंकि कई देश स्वतंत्र हो गए। अमेरिका स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, अफ्रीका के भी कई देश स्वतंत्र हो गए। तो जिस समय स्वतंत्र नहीं हुए थे, आपको हम बता दें कुछ इसके उपनिवेश थे, तो अपने यूरोप के लोग, कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। आपको क्लियर कर दें बेटा, यहाँ समझिएगा। आपको यूरोप के लोग, आपको मैप में देख रहे होंगे बेटा कि यूरोप यहाँ पर है, ये पूरा यूरोप है। आपको हम चिन्हित कर दें। आपको इधर यूराल पर्वत बताए थे कि हम पहले वाला वीडियो में सुने होंगे। यूराल पर्वत से इधर जितना भी है ये सब यूरोप का देश है। कौन देश है? यूरोप महादेश है। और आपको ये पता होगा कि ये जो है बेटा अटलांटिक महासागर है। कौन महासागर? आपको पता होगा कि ये अटलांटिक महासागर है। कौन महासागर? अटलांटिक। ध्यान देंगे, अटलांटिक ये महासागर है, ये समझिएगा, अटलांटिक महासागर है। तो यूरोप के देश आपको अपने उपनिवेश के साथ व्यापार करते थे। उपनिवेश बनाने का पर्पस ही था, उद्देश्य ही था उसके साथ व्यापार करना। बता देंगे अब व्यापार करेंगे तो आर्थिक विकास होगा ही, लाभ कमाएंगे ही। तो ये पहले जो व्यापार करने के लिए मार्ग भी चाहिए, बता देंगे व्यापार करने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो पहले क्या था बेटा, आपको हम बता दें, उस समय यहाँ पर ये दोनों रास्ता बंद थे। उस समय हम बता दें जिसमें व्यापार शुरू किए, तो आपको हम बता दें कि जो आपको हम बता रहे थे कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच जोड़ने के लिए कोई नहर नहीं थी, यानी उस समय सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, ये रास्ता बंद था। और अपने उपनिवेश के साथ व्यापार भी करना चाहते थे। तो पहले क्या करते थे लोग, आपको हम बता दें कि यूरोप महादेश के लोग, कौन महादेश के लोग? यूरोप महादेश के लोग बेटा, आपको यूरोप यहाँ पर है, अटलांटिक महासागर होते हुए पहले पानी वाला जहाज से व्यापार होता था, उसमें रेलगाड़ी नहीं थी।
मार्ग था। यूरोप के लोग पानी वाला जहाज, यानी जिसको शिप कहते हैं आप, पानी वाला जहाज से आपको अटलांटिक महासागर होते हुए ध्यान देंगे इधर, ये अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिप है, ध्यान देंगे केप ऑफ गुड होप, या पूरे अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में जो स्थान है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप क्वेश्चन पूछा गया। जिस तरह से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक उसी प्रकार से अफ्रीका महादेश का आपका दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में बेटा बोलते हैं आशा अंतरिप। केप ऑफ गुड होप जो है इंग्लिश में है, इसको हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरिप। तो पहले जब उपनिवेश बनाए थे यूरोप के लोगों ने एशिया महादेश के देशों में या अन्य देशों में, तो व्यापार जो करते थे समुद्री मार्ग से, तो एशिया में यानी भारत समझिए, क्योंकि भारत भी एशिया में ही है, एशिया के साथ भी व्यापार करते थे, चाइना के साथ भी करते थे, एशिया में ही भारत के साथ भी, चाइना के साथ भी, इजराइल के साथ भी, तुर्की के साथ भी, आपको ये सब देश एशिया में है। तो पहले यहाँ के लोग जब यहाँ एशिया में, ये एशिया है, सबको पता है ये एशिया है बेटा, तो एशिया में व्यापार करने के लिए आते थे तो समुद्री मार्ग से, समुद्र का मार्ग था अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिप को पार करते हुए हिंद महासागर के रास्ते इधर अरेबियन सी में आते थे और तब ये एशिया पहुँचते थे। पहले व्यापार करने के लिए इतना दूरी तय करना पड़ता था, किसके साथ व्यापार करने के? एशिया के साथ। ध्यान देंगे तो काफ़ी परेशानी होती थी, ये रास्ता खर्चीली भी थी। सोचिए आप, एगो लंबा दूरी तय करेंगे, एगो कम दूरी तय करेंगे, तो ज़्यादा खर्च किस में है? ज़्यादा खर्च है लंबी दूरी तय करने में। तो उसमें मजबूरी थी, उसमें ध्यान देंगे यही एक रास्ता ही था, एक रास्ता और थी लेकिन वो ज़्यादा और लंबी थी। ये बता दें आपको, इधर प्रशांत महासागर पार करते इधर तो गोल न है, प्रशांत महासागर को पार करते हुए उधर से घूमते थे तब इधर आते थे। तो आपको हम बता दें, आप इसको यही समझेंगे कि पहले यूरोप के लोग अटलांटिक महासागर होते हुए आपको आशा अंतरिप पार करते हुए हिंद महासागर में आते हुए ये आपको एशिया महादेश में पहुंचकर एशिया महादेश के देशों के साथ ये व्यापार करते थे। बता देंगे एक चीज़ और बता दें, ये व्यापार करते थे ये आपको एक खाड़ी देशों के साथ भी। अब एक यहाँ प्रश्न उठता होगा बेटा, गल्फ कंट्री कहते हैं, अब खाड़ी देश कहते हैं किसको? एक खाड़ी देशों के साथ भी, एशिया महादेश में खाड़ी देश भी है जिसको गल्फ कंट्री कहते हैं। आपको खाड़ी देश उस देश को कहा जाता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको पेट्रोलियम पदार्थों का यानी खनिज तेलों का उत्पादन होता है। खाड़ी देश उस देश को कहा गया, ये जान जाइए, क्योंकि वो खाड़ी में ही है। खाड़ी देश, खाड़ी समझते होंगे ऐसे, देंगे खाड़ी देश उस देश को कहा गया जहां पर बड़े पैमाने पर खनिज तेल पदार्थों का या पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है। तो ऐसे सबको जानते हैं कि भारत में आपको एशिया में खाड़ी देश कौन कौन है जहां पर तेल का उत्पादन होता है। जैसे नाम सुनोगे आपको, इराक का नाम सुनोगे, सऊदी अरब का नाम सुनोगे, ये सब नाम सुनोगे आप लोग, ईरान का नाम सुने होंगे। तो ये सब बेटा खाड़ी देश में आते हैं। तो यहाँ के लोग खाड़ी देशों के साथ भी व्यापार करते थे और यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ ले जाते थे समुद्र के रास्ते। क्लियर? और ध्यान देंगे खाड़ी देश के साथ, समझ गए? खाड़ी देश के मतलब समझ गए, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन। अब भारत के साथ भी व्यापार करते थे और भारत से ये क्या ले जाते थे सुनिए, यहाँ से अबरक, लोहा, रबर, चमड़ा, चीनी, सागवान, इस तरह से अन्य वस्तु, कोयला, ये सारी वस्तुएं यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, डाल देंगे और ले जा करके अपना यूज़ करते थे, क्योंकि आपको ध्यान देंगे यहाँ से व्यापार करने में इसको काफ़ी फ़ायदा होती थी। तो ये जान जाइए, तो व्यापार पहले ऐसा होता था। धीरे धीरे जब बुद्धि का विकास हुआ तब यहाँ के लोगों ने व्यापार को और सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, कम खर्चीली बनाने के लिए, ताकि व्यापार करने में हमको उतना परेशानी नहीं हो, कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तब कुछ दिन के पश्चात ध्यान देंगे आपको बता दें, तब लोगों ने सोचा कि एक और सीधा रास्ता बनाया जाए। तो लोगों ने प्लान बनाया, ध्यान देंगे यूरोपीय देशों ने और कुछ मिस्र के देशों ने और कुछ एशिया के देशों ने। व्यापार से तो सबको फायदा है ना। अरे यहाँ के लोग व्यापार करते यहाँ के साथ, तो यहाँ के लोगों को फायदा नहीं था, यहाँ के लोगों को भी फायदा था, ये सबको पता है।
तो गौर करेंगे तो सब देशों ने मिल करके जो इससे जुड़े हुए थे क्या प्लान बनाया कि बीच से ही रास्ता बनाया। तो आपको बता दें बेटा, यहाँ पर एक जल संधि है, जल संधि। आपको ध्यान देंगे, जल संधि कहते हैं दो जलीय भावों को जोड़ने वाला सक्रिय भूमि। बता देंगे, ये समझिएगा। तो आपको बता दें बेटा, यहाँ समझिएगा, एकदम क्लियर कट है, आपको हम क्लियर कर दें, आपको ये समझिएगा। आपको तो ये पता है, हम जूम करके दिखाए हैं यहाँ पर, ये अटलांटिक महासागर अभी बताए थे। अरे बेटा अभी बताया था ना आपको, देखो ये अटलांटिक महासागर न है। बता देंगे, इसी को जूम करके दिखा रहे हैं, समझिएगा, इन्हें क्या ला जाइएगा। ये सबको पता है, ये बताए थे कि ये भूमध्य सागर है। कौन सागर? भूमध्य सागर। तब पहले तो व्यापार करने के लिए उनको घुलना पड़ता था, अभी बताया थे आपको हम। लेकिन आपको हम बता दें, यहाँ पर बेटा आपको एक जल संधि है, यहाँ पर एक जल संधि है जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर। ये जल संधि का नाम है बेटा जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि को ऐसे स्ट्रेट बोलते हैं अंग्रेजी में। जानेंगे, दो जलीय भाव को जोड़ने वाला सक्रिय भूमि। देखिए, दो जलीय भाग कौन कौन हो गया? इधर अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर। यहाँ पर एक संधि है, दोनों को जोड़ती है जल संधि, जिसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ये समझिएगा। तो अब देखिए, जिब्राल्टर जल संधि देखा जाए तो ये बेटा यहाँ स्पेन है। ये कौन है? स्पेन। स्पेन है यहाँ पर, ये सबको पता है। जबकि आपको पता होगा बेटा, यहाँ पर समझिएगा, जबकि इंग्लैंड यहाँ पर है। इंग्लैंड कहाँ पर? यहाँ पर ध्यान देंगे। लेकिन आज भी जिब्राल्टर जल संधि पर आपको अधिकार इंग्लैंड का ही है, आज भी। ये जिब्राल्टर जल संधि समझ गए, जो अभी दिखाए थे। अब आपको यहाँ पर दिखा देंगे, तो जूम करके दिखाए थे। आपको ध्यान देंगे, जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर है, आपको ये फिगर दिख रहा होगा आपको। तो जिब्राल्टर जल संधि बेटा यहाँ पर है, जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो आज भी, लेकिन ऐसा देखिए, ये निकट में है स्पेन का या मोरक्को। ध्यान देंगे, यहाँ मोरक्को है। अब मोरक्को पता है अफ्रीका में, ये दोनों के आसपास है। लेकिन इस पर आज भी कब्जा किसका? इंग्लैंड का। क्योंकि यूरोपीय देशों ने ही ये मार्ग की तलाश की थी। पहले तो आप जानते हैं कि व्यापार करने के लिए यहाँ से यहाँ जाते थे, तब यहाँ आते थे। लेकिन कुछ लोग ने सोचा कि अगर यहाँ पर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाली को रास्ता बन जाए तो हमको ध्यान देंगे एशिया के साथ व्यापार करना आसान होगा। क्या करेंगे? वो लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ से घुसेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। अब देखिए, रास्ता छोटा कौन है? ध्यान देंगे, रास्ता छोटा कौन हुआ? ये वाला रास्ता छोटा दिख रहा होगा अगर आपका ध्यान देंगे आई व्यू 6x6 है तो ये बेटा ये समझ गए होंगे कि तब ध्यान देंगे इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक व्यापार करने में इस रास्ते से मेन बाधक यहाँ पर बाधा यहाँ है क्योंकि ये बंद है। अगर यहाँ पर कोई नहर बना दी जाए तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ देंगी, भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ देंगी। और इधर तो रास्ता खुला हुआ ही है, इधर जिब्राल्टर जल संधि से प्रवेश करेंगे अटलांटिक महासागर होते हुए, अब भूमध्य सागर में जाएंगे, अब भूमध्य सागर से लाल सागर आएंगे, लाल सागर से अरब सागर में प्रवेश करेंगे, अरब सागर में प्रवेश करके इंडिया पहुँच जाएंगे। तो तब ध्यान देंगे, तब लोगों ने प्लान बनाया कि यहाँ पर एक नहर का निर्माण हो। नहर क्यों बनाया जा रहा है आप समझ रहे होंगे, व्यापार के उद्देश्य से। तो यहाँ पर गौर करेंगे, फ्रांस के लोगों ने और यूरोप के लोगों ने और कुछ यहाँ के लोगों ने, एशिया के लोगों ने, सबको फायदा है, व्यापार करने से सबको फायदा है। जान देंगे यहाँ पर एक नहर बनाने का मन बनाया। अब नहर बनाने के लिए अब जमीन कौन देगा? नहर बनेगा तो निश्चित है कि इस रास्ते बनेगा। तो ये आपको हम बता दें, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर बेटा इजराइल बना है। अब देखेंगे तब यहाँ पर बात हुई कि ये आपको नहर बनाने के लिए रास्ता देगा आपको मिस्र, क्योंकि देखिए यहाँ इजिप्ट है, अफ्रीका के ही आपको नॉर्थ ईस्ट में इजिप्ट है, सबको पता है। इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, जानते होंगे आप लोग। तो बेटा ये मिस्र ने कहा कि हम यहाँ रास्ता देंगे, यानी अफ्रीका महादेश के लोगों ने यहाँ से एक रास्ता बनाया, जिसका वो रास्ता नहर के रूप में हुई, वही नहर बना स्वेज नहर। कौन नहर? स्वेज नहर। दे देंगे तो ये स्वेज नहर बना किसके भूमि में? अफ्रीका के भूमि में। हालांकि इस नहर को बनाने के लिए आपको सब देश, ये आपके यूरोप के देशों ने भी पूंजी लगाई। यूरोप के देश में जैसे आपको सबसे पहले पूंजी लगाया था फ्रांस,
दा देंगे फ्रांस, दा देंगे मिस्र के देशों ने भी पूंजी लगाई, और इधर दा देंगे तुर्की और अरब देश दा देंगे, ये सब ने पूंजी लगाई। उसमें कहा जाता है बेटा कि जब यहाँ पर नहर निर्माण का कार्य होने वाला था, आपको बता दें, तब इसमें आधा शेयर माने आधा पूंजी, शेयर समझते हैं, किसी कंपनी से शेयर खरीदने का मतलब होता उस कंपनी में पैसा लगाना। तो ध्यान देंगे, तो इसमें इसको बनाने में फ्रांस ने भी शेयर कुछ परचेज किया और इन देशों ने ही परचेज किया, यानी पूंजी लगाया कंपनी से। आपको ध्यान देंगे, आपको ये नहर बनाने के लिए एक कंपनी बनी जिसका नाम था स्वेज नहर कंपनी या स्वेज कैनाल कंपनी। कैनाल में नहर होता है, आपको एक कंपनी का नाम है स्वेज कैनाल कंपनी बनी इसको बनाने के लिए। ध्यान देंगे, स्वेज कैनाल कंपनी बनाने के लिए इनको सौंपा गया, और इस ध्यान देंगे इस कंपनी के इंजीनियर थे, इनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फ्रांस के ही थे क्योंकि फ्रांस ने भी उसमें पूंजी लगाई थी। ध्यान देंगे, एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। ध्यान देंगे, फर्डिनेंड। आपको ध्यान देंगे, ये जिम्मा एक कार्य को करने के लिए आपको फर्डिनेंड को सौंपा गया। कौन कार्य? स्वेज नहर बनाने का कार्य। ध्यान देंगे, नहर क्यों बनाने की बात है कि व्यापार करने में सहूलियत हो। ध्यान देंगे, तो एक आपको स्वेज नहर बनाने के लिए आपको नियुक्त किया गया किस इंजीनियर को? फर्डिनेंड को, जो कि फ्रांसीसी इंजीनियर थे, यानी फ्रांस के थे। ध्यान देंगे, तो ये नहर बनाने में जो खर्च आएंगी उसका आधा शेयर माने आधा खर्चा फ्रांस खुद दे रहा था। ध्यान देंगे, उसमें इंग्लैंड की भूमिका नहीं थी, तो फ्रांस ने आधा पैसा दिया, या ये भी कह सकते हैं कि आधा शेयर किसने खरीदी? तो फ्रांस ने, और आधा में ये सब था, आधा में ये सब। क्लियर? तो उस समय एक तय हुआ कि आपको ये जो नहर का निर्माण होगा आपको फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में होंगी। ध्यान देंगे, तो एक काम जब ऐसा हो गई, दोनों देशों के भी समझौता जब हो गई, तब एक काम शुरू हुआ 25 सितंबर आपको 1859 को। हालांकि ये बात हुई थी 1853-54 में, आपको नहर बनाने की बात चल रही थी 53-54 में ही, आपको समझौता हुआ 53-54 में ही। लेकिन आपको समझौता किस लिए? कई देशों के बीच, इन देशों के बीच जो समझौता हुआ, जानेंगे आपको नहर बनाने के लिए 53-54 में। लेकिन ये नहर निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ आपको 25 सितंबर 1859 से। क्या बात समझ गए? ये भी क्वेश्चन बन गया, कई क्वेश्चन बन जाएगा बेटा कि आपको स्वेज नहर निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो स्मॉल डेट सहित लिख दी है आपको, बता देंगे, जो कि नसीब नहीं होगा। 25 सितंबर 1859 से। किनकी देखरेख में? फ्रांसीसी गवर्नर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर, जो किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको जोड़ेगी? भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो ध्यान देंगे, तो ये जिम्मा सौंपा गया 1859 में। हालांकि ये नहर को बनने में 10 साल का समय लगा। आपको 1859 में, ये क्लियर है, आपको 25 सितंबर 1859 को स्वेज नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ फ्रांसीसी गवर्नर फर्डिनेंड की देखरेख में। क्लियर? और कहा जाता है कि इसको बनने में 10 साल लगा। आफ्टर 10 ईयर जानेंगे ये बनकर तैयार हो गया। कौन तैयार हो गया? स्वेज नहर। तब सोचिए, नहर बनाई गई आदमी के द्वारा, तो ये आर्टिफिशियल हुआ कि नेचुरल? जानेंगे ये आर्टिफिशियल है, यानी कृत्रिम। आपको कृत्रिम नहर ये याद रखेगा कि स्वेज नहर प्राकृतिक नहर है कि कृत्रिम? तो कृत्रिम, क्योंकि आदमी के द्वारा बनाया गया। जानेंगे, तो 10 साल लगा। 10 साल के बाद ये 1869 ईस्वी में, 10 साल के बाद ये 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कौन तैयार हुआ? स्वेज नहर। क्लियर? तो ये जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय कहा गया था कि 1869 में ही इसमें यातायात शुरू कर दिया गया था। यातायात बने पानी वाला जहाज़ों को आना जाना शुरू हो गया।
क्लियर, व्यापार करने लगे। लेकिन एक कंडीशन थी कि इसमें जो जहाज का जो आवागमन होता था, ध्यान देंगे, जहाज का जो आवागमन होता था उसकी वो दिन में ही, रात में नहीं। लेकिन 1887 में ऐसा नियम बना दिया गया कि नहीं, आपका व्यापार करने के जहाज का आवागमन रात में भी होगा। तो 1887 से इस नहर के रास्ते आपको शिप जो है, यानी पानी वाला जहाज जो है रात में भी चलने लगी। लेकिन 87 से पहले इसमें आपको जो शिप चलती थी वो दिन में ही सिर्फ। क्लियर। तो अब देखेंगे, तो अब व्यापार करने में कुछ चुंगी की भी वसूली होती थी। चुंगी समझते हैं, टैक्स। तो टैक्स कौन वसूलेंगे? तो टैक्स वो वसूलेंगे, टैक्स के हकदार कौन होंगे? जिनका जो पूंजी लगाए हैं। तो पूंजी कौन कौन लगाया है? फ्रांसीसी लोग, मिस्र के लोग, तुर्की के लोग। तो और जानेंगे, बात को समझ गए। तो यहाँ पर जो व्यापार करने में टैक्स की वसूली भी होती थी। तो अब बेटा एक चीज़ यहाँ क्लियर हुआ होगा कि जब स्वेज नहर बन गया, कौन नहर? स्वेज नहर बन गया किसके भूमि में? मिस्र के भूमि में, यानी अफ्रीका महादेश की भूमि में। बता देंगे तो ये नहर किसको जोड़ दी? भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्लियर। हालांकि एक फिगर और दिखाते हैं आपको, तो और क्लियर होना चाहिए हमारे समझ से, ये ध्यान देंगे। आपको एक फिगर और दिखाते हैं आपको, देखिएगा। देखिएगा, आपको एक फिगर और दिखा रहे हैं, उसी को नहर को ही दिखा रहे हैं आपको हम। और ये फिगर काट के दिखा रहे हैं आपको, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे आपको। देखिए बेटा, आपको सिर्फ नहर को दिखाए हैं, तो ये सबको पता है। यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ काट के दिखाएं, पहले बोले हैं ये बेटा लाल सागर है। कौन सागर? लाल सागर। और ये नहर है बेटा, ये नहर है। यहाँ जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये भूमध्य सागर है। कौन सागर? ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर दिख रहा है, जानेंगे ये भूमध्य सागर है। तो ये जो देख रहे हैं, जो बनाया गया है, ये जो नहर बनाई गई है, क्या बनाई गई है? नहर। क्या बनाई गई है? आपको ये नहर बनाई गई है। देख रहे हैं नहर कैसे कैसे बना है, जो लाल सागर घुसा है इधर आपको अफ्रीका महादेश में। ध्यान देंगे, यहाँ एक झील है, आपको ध्यान देंगे लिटिल बैरियर लेक कहलाता है वो। तो ये गौर करेंगे, तो नहर एक किसको जोड़ दी? देखिए, एक नहर को दिखाएं आपको हम, इधर भूमध्य सागर को, इधर लाल सागर को, सिर्फ नहर को दिखाएं काट करके। तो ये सोचने वाली बात है। ध्यान देंगे, इस नहर की आपको जो लंबाई है बेटा 168 किलोमीटर। नहर की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया आपको, स्वेज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर? 168 किलोमीटर है। आपको ध्यान देंगे, चौड़ाई है 60 मीटर और औसतन गहराई ध्यान देंगे जो है आपका 16.5 मीटर है। औसतन गहराई, ये ध्यान देंगे। आपको ये भी ध्यान में रखिएगा, स्वेज नहर की लंबाई ये बहुत लंबा बना हुआ है। वहाँ तो हम छोटे को में दिखा रहे थे, आपको और बड़ा है, ध्यान देंगे, जूम करके दिखा सकते हैं इसको। तो स्वेज नहर की लंबाई है आपको, ये लेंथ हो गया आपको 168 किलोमीटर, और ब्रेथ हो गया आपको कितना? आपको वेब्थ हो गया आपको कितना किलोमीटर? 60 मीटर है। और डेप्थ हो गया, यानी गहराई जो हो गई वो कितना मीटर? 16.5 मीटर। तो ये भी दिमाग में रखेंगे स्वेज नहर की बात। तो यहाँ पर कई बातें उठ गई, सब आपको क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। बता देंगे स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? तो 60 मीटर। गहराई कितनी है? तो 16.5 मीटर। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? देखिए नहर है, इधर लाल सागर को, इधर भूमध्य सागर को। ये भूमध्य सागर मिली हैं, भूमध्य सागर जोड़ती है। क्लियर। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको कहा जाता है, जानेंगे, पोर्ट स्वेज। आपको आप देखिएगा, यानी
ये उत्तरी सिरा हुआ नहर का, ये नहर का उत्तरी सिरा, ये दक्षिणी सिरा। एहू क्वेश्चन पूछता है कि जो स्वेज नहर बनाई गई है उसके दक्षिणी सिरा पर कौन सा बंदरगाह है, कौन सा सी पोर्ट है। तो यहाँ पर बेटा आपका पोर्ट स्वेज है, नाम है बंदरगाह का, ध्यान देंगे। यानी स्वेज नहर के दक्षिणी सिरा पर आपको पोर्ट स्वेज बंदरगाह है, पोर्ट स्वेज, और उत्तरी सिरा पर है पोर्ट सईद। इसके उत्तरी सिरा पर है आपको पोर्ट सईद, ध्यान देंगे। ते भी दिमाग में रखिएगा कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरा पर कौन सी नहर है, तो कहेंगे पोर्ट सईद, और दक्षिणी सिरा पर कौन है, पोर्ट स्वेज, ये ध्यान देंगे। क्लियर है। तो स्वेज नहर की बात देख लिए। अब एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं आपको, हम ये ध्यान देंगे। अब देखेंगे बेटा, आपको क्लियर कर दें। हाँ देखिए, एक वही दिखा रहे हैं फिगर को। अब आपको एहसास हो गया होगा कि ये बेटा यहाँ नहर बनाई गई, स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर। पहले अब स्पष्ट हुआ कि पहले व्यापार करने के लिए यहाँ से ऐसे गुजरना पड़ा था, अब ये सीधा रास्ता हो गया। अब देखिए कौन दूरी कम है, ये दूरी कम है। तो ये रास्ता क्यों बनाया गया, ये समझ में आ गया होगा कि हमको व्यापार करने में सहूलियत हो, जानेंगे आपको बचत ज़्यादा हो, तो कम दूरी तय करने में कम खर्चा, ये जानते हैं। अधिक दूरी तय करने में ज़्यादा खर्चा, ये सबको पता है, ये जानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। तो गौर करेंगे, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहा जाता है बेटा कि ए दूरी और ए दूरी, दोनों दूरी का डिफरेंस है 7000 किलोमीटर लगभग। जानेंगे दोनों दूरी का डिफरेंस, जानेंगे यानी ए दूरी जो है, ए दूरी से 7000 किलोमीटर कम है। सोचिए 7000 किलोमीटर दूरी कम पड़ गया। जानेंगे ऐसे रियल में ऐसे दूरी है, ए वाला दूरी है 11600 किलोमीटर। जानेंगे ए है आपका 12000, आपको 19800 किलोमीटर, 19800, लगभग 7000 किलोमीटर। आपको ध्यान देंगे ये दूरी जो है बेटा 19800 किलोमीटर, 19800 किलोमीटर, ये जो है 11600 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान देंगे लगभग 7000 किलोमीटर देता है कि ये दूरी कम गई। क्लियर। तो ये जान जाइए, इसमें कोई लफड़ा नहीं। चलिए ये भी जान गए। तो ये बन गया आपका, ये आपको व्यापारिक मार्ग बन गया। क्यों बनाया गया, समझ आ गया। कहा जाता है कि 18, इसमें पूंजी कौन लगाया था, पूंजी कौन लगाया, पूंजी लगाया फ्रांस, पूंजी लगाया मिस्र, पूंजी लगाया तुर्की के लोग, अरेबियन कंट्री के लोग, ये लगाया, सबको पता है। कहा जाता है कि बन के तैयार का हुआ 1869 में। ध्यान देंगे, ये तो क्लियर हो गया कि 1859 में काम शुरू हुआ, 1869 में बन गया। 1875 में कहता है कि फ्रांस ने अपना शेयर ब्रिटेन को कुछ दे दिया। देंगे फ्रांस ने अपना शेयर जो पूंजी लगाया था स्वेज नहर को बनाने में, वो शेयर के रूप में वो किसको बेच दिया, ब्रिटेन को बेच दिया। कब, 1875 में। याद रखिएगा, बात समझ रहे हो। अरे फ्रांस ने जो पूंजी लगाई थी तो उसके पास प्रूफ था ना, देंगे शेयर था उसके पास कि हम भी लगाए हैं वो, तो शेयर अपना बेच दिया किसको, ब्रिटेन को। 1875 में फ्रांस ने अपना शेयर किसके हाथों बेच दिया, ब्रिटेन के हाथों। यानी अब क्लियर हो गया कि अब ब्रिटेन का भी अधिकार हो गया स्वेज नहर पर, जानेंगे उसका भी हक बन गया, जानेंगे कर की वसूली वो भी करेंगे। क्लियर। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि फ्रांस ने अपना शेयर जानेंगे किसके हाथों बेचा, ब्रिटेन के हाथों बेचा। यानी कह सकते हैं कि स्वेज नहर का निजीकरण हो गया। निजीकरण देंगे, निजीकरण में समझ रहे कि इस पर कई आदमी का हाथ हो गया, कई आदमी का इस पर नियंत्रण हो गया, तो स्वेज नहर का निजीकरण हो गया। ध्यान देंगे। और इतना ही नहीं, आपको ब्रिटेन ने तुर्की और अरब से भी कुछ शेयर खरीदे थे। जानेंगे कुछ शेयर खरीदे, मतलब इसका मतलब है कि आपको स्वेज नहर में इसका भी अधिकार बनने लगा। किसका अधिकार, आपको ब्रिटेन का अधिकार बनने लगा।
क्लियर। जानेंगे कर की वसूली करते थे लोग। आपको हम बता दें बेटा यहाँ पर कि 1888 ईस्वी में, अब सोचिए कि स्वेज नहर पर उसका नियंत्रण होगा जो इसको बनाने में मदद किया होगा। जानेंगे जो बनाने में मदद की, तो बनाने में मदद कौन कौन की समझ में आ गया? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का भी हो गया क्योंकि ब्रिटेन भी पैसा लगा दिया, क्योंकि फ्रांस ने जो पैसा लगाया था पैसा किससे ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। तो इस पर ब्रिटेन का भी कब्जा हो गया, तुर्की का भी कब्जा हो गया, मिस्र का भी कब्जा हो गया, नियंत्रण कहिए। जानेंगे ये भूमि किसका है? किस देश की भूमि बना? ये मिस्र के भूमि बना। किसके भूमि में? मिस्र। मिस्र के मतलब अफ्रीका महादेश की भूमि पर बना। 1888 में देखिए बार बार बोल रहे हैं आपको, जब नियंत्रण हो गया तो इसमें जो व्यापार करते थे जो भी लोग, वो टैक्स देते थे, और टैक्स का बंटवारा उन देशों में होती थी जो पूंजी इसको बनाने में लगाए थे। जैसा पूंजी लगाए उसके अनुसार उनको टैक्स मिलेगा। चलिए 1888 में एक समझौता हुआ। 1888 में एक समझौता हुआ, उसमें कहा गया 1888 ईस्वी में एक समझौता हुआ बेटा इन देशों के बीच, जिसमें कहा गया कि आपको शांति काल या युद्ध काल, माने युद्ध हो रहा हो तो भी, शांति है तो भी, आपको दोनों काल में आपको कोई भी देश के जहाज यानी पानी वाला जहाज जानेंगे इस नहर से आ जा सकते हैं। जानेंगे दोनों केस में। हालांकि ये बात ब्रिटेन को मंजूर नहीं हुआ अंदर अंदर, उसमें तो कह दिया 1888 में इन देशों के बीच यानी ब्रिटेन, फ्रांस, आपको तुर्की, मिस्र, इन देशों के बीच एक समझौता हुआ। उसमें कहा गया चाहे युद्ध काल हो, चाहे युद्ध हो रहा हो या शांति काल हो, युद्ध नहीं हो रहा हो, दोनों पीरियड में कोई भी देश के जहाज इस नहर के माध्यम से आर पार इधर उधर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा कहा गया। जानेंगे तो ऐसा कहा गया तो ये सब ओपन हो गया। लेकिन और ये भी कहा कि इस पर ये नहर के आसपास कोई भी देश अपना सेना नहीं रखेंगे। आपको जानेंगे अपना सेना हटा लेंगे, कोई देश का नियंत्रण इस पर ऐसे नहीं होगा। सेना रख करके कोई खास देश यहाँ पर अपनी सेना को नहीं रखेंगे। क्लियर है। तो इंग्लैंड को नागवार गुजरा, इंग्लैंड को ये चीज़ पसंद नहीं था। मैंने कहा गया कि कोई भी देश जानेंगे नहर के आसपास अपना सेना नहीं रखेंगे। तो जानेंगे यहाँ ये हुआ समझौता। कब हुआ? 1888 में। दो चीज़ समझ गए आप लोग। जब समझौता हो गया तो भी 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में इंग्लैंड ने क्या कर दिया कि यहाँ पर अपनी सेना को रख लिया या अपनी सेना को बरकरार रखा। जो कहा गया था 1888 में कि स्वेज नहर के आसपास कोई भी देश अपना सेना को नहीं रखेंगे, लेकिन इंग्लैंड ने इस समझौता का उल्लंघन करते हुए 1904 ईस्वी में इस क्षेत्र में सेना रखना शुरू कर दिया और ये भी कह दिया और एक रोक लगा दिया कि युद्ध काल में जो देश युद्ध लड़ रहा हो देंगे वो इस रास्ते से नहीं आया जाएगा। जबकि 1888 में कहा गया था कि युद्ध काल या शांति काल दोनों काल में कोई भी देश का जहाज आ जा सकता है, लेकिन 1904 ईस्वी में इंग्लैंड ने इस पर रोक लगा दिया। क्लियर है, इन्हें उल्लंघन किया देंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसे आपको हम क्लियर कर दें, फ्रांस ने आपको 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। फ्रांस ने कह दिया था 1947 में कि आपको जब हमारे देश के साथ अब देखेंगे फ्रांस 1947 में कह दिया था कि 99 साल के बाद, जो फ्रांस का ये पैसा लगा हुआ था, कुछ शेयर बेचा था लेकिन कुछ पूंजी लगा हुआ है। 1947 ईस्वी में कहा था कि 99 साल के पश्चात दे देंगे आपको स्वतः मेरा यहाँ से अधिकार समाप्त हो जाएगा स्वेज नहर पर से, और एक किसके अधिकार में चल जाएगा? मिस्र के अधिकार में। आपको फ्रांस ने कहा था कि 99 साल के पश्चात हम दोनों के बीच जो है समझौता ध्यान देंगे, वो 99 साल के बाद इसको हम पट्टा पर लगाना भी कहते हैं। आपको पट्टा समझते हैं? नहीं, ध्यान देंगे 99 साल के बाद आप सीधे ही जाने कि 99 साल के बाद आपको फ्रांस का नियंत्रण इस पर से हट जाएगा और पूरा नियंत्रण मिस्र को हो जाएगा। ये बातें आपको फ्रांस ने कही थी, ठीक है जानेंगे। लेकिन ये बातें ब्रिटेन को नागवार गुजरी जानेंगे। 1951 ईस्वी में
ब्रिटेन का, देखिए ब्रिटेन तो उल्लंघन किया समझौता का, तब मिस्र के लोग आपको ब्रिटेन से खफा थे। मिस्र के लोग ब्रिटेन से खफा थे, और मिस्र के लोगों ने खफा किस लिए? क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर इसके आसपास अपना सेना को बरकरार रखा, जबकि 1888 के समझौता में कहा गया था कि कोई भी देश अपना सेना नहीं रखेंगे। तब मिस्र के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ देंगे आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया गया तो ब्रिटेन मिस्र के साथ समझौता करने पर मजबूर हो गया, और एक समझौते और 1954 ईस्वी में आपको एक समझौता हुआ। देंगे उस समय आपको मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, उस समय मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। देंगे 1951 ईस्वी में मिस्र के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, और देंगे जब आंदोलन शुरू किया मिस्र के लोगों ने, तो ब्रिटेन इसके साथ समझौता करने के लिए बाध्य हो गया, और कुछ शर्त के अनुसार अपनी सेना को यहाँ से पीछे हटा लिया। जानेंगे मेन विद्रोह करने का मकसद था कि ब्रिटेन यहाँ पर सेना बरकरार रख रहा है। तब जानेंगे तो 1954 में एक समझौता हुआ, और समझौता के तहत आपको कुछ शर्तों के साथ आपको इंग्लैंड ने यहाँ से सेना हटा ली। जब सेना हटा ली तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कहते होंगे तो निश्चित है कि आपको चमकी बुखार चढ़ता होगा। जानेंगे राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि ये नहर किसका राष्ट्रीयकरण हुआ? स्वेज नहर का। राष्ट्र के मतलब देश, इसका मतलब ये नहर आपको किस देश का हो गया? मिस्र का हो गया। आपको मिस्र के राष्ट्रपति उस समय थे कर्नल नासिर। जब 1954 में एक समझौता के तहत कुछ शर्त के अनुसार आपको ब्रिटेन की सेना यहाँ से हटी, आपको ब्रिटेन की सेना यहाँ से हटी जानेंगे, तब 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति या तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नल नासिर, कौन नासिर? कर्नल नासिर ने 1956 में ये स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब हुआ कि स्वेज नहर पर पूरा आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया सिर्फ मिस्र का, सिर्फ मिस्र का। क्लियर? राष्ट्रीयकरण कर दिया। कौन कर दिया? जानेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। वो क्वेश्चन पूछता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में हुआ। किसने किया? तो तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति, यानी उस समय जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। जब सोचिए आप, जब एक कह दिया मिस्र की ये मेरा है, तो जो अन्य देश जो पूंजी लगाए हुए इसको बनाने में, उसको तो नागवार गुजरेगा। तब जानेंगे तब आपको क्या हुआ? 1956 में ऐसा हुआ। 1956 में राष्ट्रीयकरण जब हुआ तो ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, तुर्की के लोग जानेंगे ये सब एकजुट हो गए। इजराइल के लोग जानेंगे, मेन रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, तीनों देशों ने इस पर अटैक कर दिया। किस पर? मिस्र पर। क्यों कर दिया? क्योंकि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कब अटैक किया? 56 में। संकट आया कि नहीं? यह एक संकट है। जानेंगे सोचिएगा थोड़ा सा है कि क्यों संकट उत्पन्न हुआ। जानेंगे अब सोचिए। और स्वेज नहर पर ब्रिटेन अपना अधिकार जमाए रखना चाहता था, क्योंकि ये भी एक इनकम का जरिया था। बोले थे कि यहाँ भी टैक्स की वसूली होती है, क्योंकि इस पीरियड ब्रिटेन छोड़ना नहीं चाहता था। ब्रिटेन तो बेचैन होल है। जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपको ध्यान देंगे आर्थिक मंदी आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जीता था इंग्लैंड, लेकिन उसको आर्थिक क्षति काफ़ी हुआ था, टूट चुका था। जानेंगे तो चाहता था कि ऐसे भी जानते हैं कि 1956 से पहले कई देश आज़ाद हो गया था उसे। जब तक इंग्लैंड का कई देश में उपनिवेश था, कई देश उपनिवेश था, तो उसका इनकम हो रहा था। और इस पीरियड आते आते इंग्लैंड का अधिकांश उपनिवेश उससे आज़ाद हो गया, तो उसका इनकम भी कम गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में उसको आर्थिक क्षति बड़े पैमाने पर हुआ था। जानेंगे यानी टूट चुका था इंग्लैंड। जानेंगे तो अपनी स्थिति को काबू में पाने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्वेज नहर पर भी कम से कम अपना अधिकार जमाए रखना चाह रहा था वो, क्योंकि यहाँ से भी टैक्स की वसूली होगी। लेकिन 1956 में आपको कर्नल नासिर जब राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण के मतलब जानेंगे मिस्र का संपत्ति हो गया, मिस्र राष्ट्र का, यानी मिस्र देश का। तब इंग्लैंड को आग बबूला हो गया। तब ये तीन देशों ने मिलकर 1956 ईस्वी में आपको मिस्र पर अटैक किया। संकट है कि नहीं? कब? वही आपको टॉपिक का नाम दिए थे स्वेज नहर संकट 1956। एहसास हो गया होगा। तो ये संकट उत्पन्न हो गया। तो आपको पता होगा बेटा कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूएनओ बनी थी।
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, आपको उस समय अमेरिका सुपर पावर में था। डालेंगे यूएसएसआर का, सोवियत संघ रूस का गठन हो चुका था। डालेंगे यूएसए आपको सुपर पावर था। जब इन देशों ने मिस्र पर कब्जा किया, आपको पता होगा कि यूएनओ का काम है युद्ध को रोकना, डालेंगे विश्व में शांति स्थापित करना। तब इन देशों ने, इन संस्थाओं ने आपको इन देशों के खिलाफ कहा कि नहीं, ये आक्रमण जो तुम इस पर किए हो गलत किए हो, ये अच्छी बात नहीं है। डालेंगे इसको रोका और इन संस्थाओं ने, इन देशों ने आपको इस घटना में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करना समझ होंगे, इनके हस्तक्षेप से यही डर गया, क्योंकि उसमें सुपर पावर था यूएसआर, यूएनए बड़ी संस्था बन चुकी थी। इन लोग के हस्तक्षेप के कारण इन लोग पीछे हट गया, तब ये संकट टला। आज भी स्वेज नहर मिस्र के अधीन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वेज नहर पर किसका अधिकार है, तो मिस्र का अधिकार है। कई क्वेश्चन बन गया बेटा, आपको ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो एहसास हो गया होगा। डालेंगे जैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि वर्तमान में स्वेज नहर पर किसका अधिकार है, तो मिस्र का है। स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो 1859 में हुआ था। कब बना, 1869 में बना। कब राष्ट्रीयकरण हुआ, 1956 में हुआ। राष्ट्रीयकरण कौन किया, कर्नल नासिर ने किया। इसकी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। गहराई कितनी है, 16 मीटर औसतन। डालेंगे आपको सबको पता स्वेज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर, भूमध्य सागर को। डालेंगे जिब्राल्टर जल संधि पर किसका कब्जा है, तो इंग्लैंड का है। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ती हैं, अटलांटिक और भूमध्य सागर को। क्लियर है। डालेंगे ये सारी बातें आपको इस वीडियो में सब क्वेश्चन पूछा गया। डालेंगे तो गौर से सुने, ध्यान दीजिएगा, गौर से वीडियो को देखिएगा। यहीं पर छोड़ते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।